Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm really sorry, तो please type one in the chat box. अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में वन टाइप करें। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आई होप आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अब दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं और फिर टॉपिक की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। साबिक़ूनल अव्वलून हमना, अरीबा, लाइबा, सबाहत ज़िया और मैमूना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह बकरा में समिअना व अताअना, हम ये डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं। वी हियर एंड वी ओबे, हमने सुना और हमने इताअत की। We have to listen to Allah and believe in it. We should not wait for logics, but logics are there for us to explore. आज हमारा टॉपिक एवोल्यूशन, और जब मैं एवोल्यूशन पे सर्च कर रही थी तो मुझे समिअना व अताअना की बड़ी खूबसूरत तफसीर मिली थी कि अल्लाह ताला कुरान में ये भी फरमाते हैं ना कि अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते हो, क्या तुम तदब्बुर नहीं करते हो, क्या तुम गौर नहीं करते हो। लेकिन एट द सेम टाइम अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं समिअना व अताअना, वी हियर एंड वी ओबे। तो ऐसा क्यों है? तो इसकी वजह ये है कि हम अपनी रीजनिंग से, हम अपनी अकल से अल्लाह ताला को पहचानते हैं। हाँ, अपनी अक्ल को यूज करके, अपनी रीजनिंग को यूज किया अल्लाह ताला उनको यूज करके अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला की ग्रेटनेस को, कि अल्लाह इबादत के लायक अल्लाह ताला ही है, और अपनी फितरत के जरिए हम अल्लाह ताला को पहचानते हैं। लेकिन वंस we know who Allah subhanahu wa ta'ala is and Islam is the true religion, then sami'ana wa ata'ana, we hear and we obey. हमने अकल इस्तेमाल करके हम पहुंच गए, हमने कहा दिस इज द ट्रू रिलीजन, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब तो पैदा ही मुसलमान हुए हैं। तो जब एक दफा आप अल्लाह ताला को रिकॉग्नाइज कर चुके हो, उसके बाद समिअना व अताअना, आई नो दिस कुरान इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ, तो इसमें जो भी लिखा है मैं उसको सिर्फ हम तस्लीम करता हूँ, मैं इसको मानता हूँ। समिअना व अताअना, ठीक है। फिर आगे कुरान एंड साइंस का सेशन है आज हमारा, और हमारा मोटो जो है दीज लॉज इन योर दीन आर नॉट देयर टू रिस्ट्रिक्ट यू, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। जैसे हमने पहले भी कहा समिअना व अताअना, कि हम एक दफा जब हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला की ग्रेटनेस को, उसके बाद समिअना व अताअना, हमने सुना और हमने इताअत की। कोई भी लॉ हो, कैसा भी लॉ हो, हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि इट इज फुल ऑफ विजडम। सूरह अल-अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 20, जो हम हर साइंस सेशन से पहले देखते हैं, कि उनसे कहो कि जमीन में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खलक की इब्तिदा की, फिर अल्लाह दोबारा जिंदगी उन्हें बख्शेगा, यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान वर्सेस द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, या हम कहते हैं डार्विनियन एवोल्यूशन, जो चार्ल्स डार्विन था उसकी जो थ्योरी थी, तो उस पर हम बात आज करने वाले हैं। अल्लाह ताला सूरह हिजर में फरमाते हैं कि वी हैव सर्टेनली क्रिएटेड यू एंड गिवन यू फॉर्म, देन वी सेड टू एंजल्स प्रोस्ट्रेट टू एडम, so they prostrated except for iblis, he was not of those who prostrated। यहाँ पर और भी वर्सेस हैं, सूरह हिजर की हैं, आयत नंबर 28 और 29 है, ये भी आप सुन लें कि अल्लाह ताला आयत नंबर 28 में कहते हैं कि एंड व्हेन योर लॉर्ड सेड टू द एंजल्स आई विल क्रिएट अ ह्यूमन बीइंग आउट ऑफ क्ले फ्रॉम एन अल्टर्ड ब्लैक मड। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि मैं एक इंसान बनाने वाला हूँ, और फिर जब अल्लाह ताला वर्स नंबर 29 में कहते हैं कि जब मैं उसको पूरा बना चुकूं और उसमें रूह फूंकूं, मतलब जब मैं उसे पूरा कर चुकूं, जब मैं अपनी क्रिएशन को कंप्लीट कर चुकूं और उसमें जब मैं रूह फूंकूं, तो तुम सबके सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। ये आयत नंबर 29 है। तो इस्लाम जो हमें देता है, फैक्ट देता है, वो ये है कि ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या वी वर क्रिएटेड फ्रॉम एप्स, दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज हमें पता है द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही थे। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। कुरान इज आवर स्टैंडर्ड। हमारे पास काफी सारी रीजंस हैं ये बिलीव करने के लिए कि कुरान इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ, बिकॉज अभी हम पिछले सेशंस में भी इतने सारे मिरेकल्स देख के आए हैं, तो उसके बाद तो हमारा ईमान मतलब बढ़ गया है बहुत कि यस दिस इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ, और कुरान इज द एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड वी हैव रीजंस टू बिलीव इन। और साइंस भी एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ नॉलेज है, साइंस इज सोर्स ऑफ नॉलेज बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट, सॉरी ये एब्सोल्यूट नहीं है। अगर आप साइंस की फिलोसफी भी रीड करें, फिलोसफी ऑफ साइंस एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसमें ये है कि साइंस आपको कभी भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं देता है, ये उस सब्जेक्ट में खुद है।
कि आप ऑब्जर्वेशंस पे एक व्यू बना सकते हो, कुछ कर सकते हो, लेकिन इट नेवर गिव्स यू द एब्सोल्यूट ट्रुथ, ये आपको कंक्रीट नॉलेज नहीं देता है साइंस जो है। लेकिन कुरान, जैसे कि मैं बताया, इट इज द वर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सो वी हैव रीजंस टू बिलीव इन इट। अच्छा, तो ये बात है कि कुरान और साइंस में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ज्यादातर मतलब हमारे यहाँ पर एक ये चीज है कि हम लोग कुरान को साइंस के मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि साइंस ने ये कहा है तो कुरान में भी यही होगा ऐसा, मतलब हम कुरान को एडजस्ट कर लेते हैं साइंस के मुताबिक। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना है, कुरान हमारा स्टैंडर्ड है, साइंस हमारे साथ मैच करती है तो ठीक है, नहीं करती तो नहीं, आगे वो फ्यूचर में जाके हमारे साथ कैचअप कर लेगी, दैट्स ओके। कोई इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि साइंस में ऐसा है तो हमें कुरान को भी उसके बराबर लाना है। कुरान जो है वही फैक्ट है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैं ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। कि हम 60 इयर्स पीछे जाएं तो साइंस यूज्ड टू से दैट यूनिवर्स इज एटर्नल। साइंस जो थी, जो साइंटिस्ट थे, उनका कंसेंसस था कि यूनिवर्स इटर्नल है, बड़ा पक्का यकीन था उनका कि इट हैज नो बिगिनिंग और एंड, ना इसकी कोई बिगिनिंग है ना एंड है। वो कहते थे इट हैज ऑलवेज बीन देयर, यूनिवर्स जो है ये हमेशा वहां थी। अच्छा मुझे बताइएगा अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो वो कहते थे कि इट हैज ऑलवेज बीन देयर और ये बनाई नहीं गई है और इसका कोई एंड भी नहीं है। ये साइंसदानों का 60 इयर्स बैक ये उनका कहना था। लेकिन हुआ फिर क्या कि जब डेकेड्स गुजरे, कुरान में तो बिग बैंग थ्योरी है कि अल्लाह ताला, हमने सेशंस में भी पीछे पढ़ी है। तो अगर तब हम लोग कहते हैं कि नहीं साइंस कह रहा है यूनिवर्स इज इटर्नल, इट हैज नो बिगनिंग और एंड, हम भी कुरान को इसके साथ फिट कर लेते हैं। और आज क्या साइंस ने कह दिया है कि उनको बिग बैंग मॉडल नजर आया, उन्होंने कहा बिग बैंग मॉडल मेक्स मोर सेंस, और उन्होंने बिग बैंग मॉडल को कहा यही ठीक है, उनको ये ज्यादा थ्योरी ठीक लगी, और अब जाके साइंस कुरान के साथ मैच कर रही है। अगर हम लोग 60 इयर्स बैक कुरान को साइंस के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते और साइंस ने फिर सालों बाद बदल जाना था, फिर हमने भी कहना था नहीं 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 हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, हमारे कहने का मतलब वो था, तो मतलब क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती। तो हमें कुरान को ही स्टैंडर्ड लेना है, हमें पता है इसमें एब्सोल्यूट ट्रुथ है। आगे जाके साइंस जब वो तरक्की करेगी तो ये कैचअप कर लेगी हमारे साथ, या नहीं भी करेगी तो इट डजंट मैटर। तो साइंस जो है इट इज चेंजिंग बेस्ड ऑन द रिसर्चेस एंड डिस्कवरीज, और कुरान इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। जो सच होता है वो बदला नहीं जाता है, जो चीज अपनी पीक पर होना उसको और बेहतर होने की जरूरत नहीं है। और जो साइंस है ये प्रोग्रेस कर रही है, ये चेंज हो रही है, क्योंकि अभी ये इवॉल्व करेगी और बेहतर से बेहतर होगी। तो कुरान में कॉन्ट्राडिक्ट और कंफर्म साइंस, कुरान कभी साइंस को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कभी कंफर्म करता है, लेकिन उसमें हमें जो स्टैंडर्ड रखना है वो कुरान रखना है। अच्छा, कुरान जो है इट इज द रेवलेशन ऑफ अल्लाह ताला, ठीक है, और जो यूनिवर्स है इट इज रियलिटी या क्रिएशन ऑफ अल्लाह ताला। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुरान भी अल्लाह ताला का है, यूनिवर्स भी अल्लाह ताला की है, तो हाउ कैन दे कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है दोनों में, ना रेवोल्यूशन। हम ये नहीं कह सकते कि साइंस बेसिकली यूनिवर्स ही है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि साइंस और कुरान कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मतलब कभी भी कुरान और साइंस या यूनिवर्स कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों के क्रिएटर जो है वो अल्लाह ताला है। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ कहाँ रही है, इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन और द यूनिवर्स। या तो हम यूनिवर्स को गलत अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या तो हम साइंस को गलत अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या फिर हम रिलीजन को गलत अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन हमारी अंडरस्टैंडिंग में आ रही है, कॉन्ट्राडिक्शन ना कुरान में है ना यूनिवर्स में। अल्लाह ताला ही कुरान के भेजने वाला है, अल्लाह ताला ही कायनात बनाई है, उन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हमें नहीं मिल सकती है। ये फिलोसफी ऑफ साइंस का मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ कि फिलोसफी ऑफ साइंस एक सब्जेक्ट है, उसमें ये ही कहा जाता है कि साइंस डजंट गिव यू एब्सोल्यूट ट्रुथ। Being a believer we need to think different, there can be miracles। कि अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में कि ईमान वाले तो वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं, अनसीन को यकीन करते हैं। तो जब हम, जैसे हम शुरू में ये बात की है, रीजनिंग के जरिए हम, जब एक बंदा कुरान तक पहुंच गया है, इस्लाम तक पहुंच गया, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, उसके बाद समय आना वो आता है ना कि हम मानते हैं मिरेकल्स होते हैं, जैसे कि बर्थ ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम है। मे बी साइंस उसे कभी भी वो ना कर पाए, प्रूव ना कर पाए, लेकिन हम मानते हैं बिकॉज मिरेकल्स डू हैपन। तो ये नहीं है कि हम, हमारी साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच ये कहती है कि हर चीज का नेचुरल और उसके असबाब होने जरूरी है, ठीक है। हम बीइंग मुस्लिम्स कहते हैं कि मिरेकल्स कैन हैपन, ठीक है। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय चार्ल्स डार्विन, अब ये बात कर लेते हैं ये है क्या। चार्ल्स डार्विन जो था ना, ये गया, चार्ल्स डार्विन जो था ये एक आइलैंड पे गया और वहां पर उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, जिसके बेसिस पे उसने डार्विनिज्म थ्योरी दी थी, या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या डार्विनियन एवोल्यूशन उसने दी थी। और ये है क्या, वो कहता है कि ये इसकी थ्योरी बेसिकली थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे बेस करती है,
इसने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो बुक है, अगर आपको इसकी समझना है तो आप पूछ सकते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो बुक है उसमें उसने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी, जो क्या कहती थी, ओनली दैट सर्वाइव्स व्हिच इज द फिटेस्ट, सिर्फ वो सर्वाइव करता है जो फिटेस्ट है। मतलब काफी सारे इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, पॉपुलेशन है, उसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उन सब के अंदर डिफरेंट ट्रेट्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें से जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक वाला इंडिविजुअल है ना, ओनली दैट सर्वाइव्स, और उस वही रिप्रोड्यूस करेगा, और वो बेस्ट कैरेक्टर्स जो है नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जनरेशन आ गई है, उस नेक्स्ट जनरेशन में काफी सारे इंडिविजुअल्स हैं, उनमें भी वेरिएशन पाई जाती है, जेनेटिक वेरिएशन, और उन सब में जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक वाला होगा वो सर्वाइव करेगा एंड दैट विल रिप्रोड्यूस। और मतलब ये इस जुमले का मतलब है ओनली दैट सर्वाइव व्हिच इज द फिटेस्ट। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होती है कि जो फिटेस्ट होता है, बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वाला होता है, बेस्ट ट्रेट्स वाला होता है, सिर्फ वो सर्वाइव करता है और वही रिप्रोड्यूस करता है, उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स आगे चलती है। तो ये कहना चाहता था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के जरिए कि ये जनरेशन ओवर जनरेशन ये प्रोसेस होता रहा है, ठीक है, ओनली दैट सर्वाइव व्हिच इज द फिटेस्ट। ये बेस्ट वेरिएशन वाले लोग सिर्फ वही चलते रहे, जो खराब वेरिएशन वाले थे, जो कि मतलब जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इतनी एनवायरनमेंट के साथ सूटेबल नहीं थी, वो पीछे रह गए, वो खत्म हो गए, और सिर्फ जो फिटेस्ट थे वो सर्वाइव कर गए और वही आगे चले। तो ये कहता है कि जनरेशन ओवर जनरेशन ये जो स्पीशीज हैं वो चेंज होती गई, और अब जो ह्यूमन है इट इज द बेस्ट स्पीशीज, मतलब वी आर द फिटेस्ट। अब मतलब ये पीक आ गया इसका, ठीक है, क्लाइमेक्स आ गया। और ये बात उसने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में की थी कि पहले हम लोग कुछ और थे, फिर हम होमो इरेक्टस बन गए, फिर हम होमो सैपियंस बन गए, मतलब ऐसे उसने बात की थी। फिर so Darwinism proposes that we develop from apes, ठीक है। प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस, शायद आपने इसका नाम सुना हो, तो ये डॉकिंस जो हैं ये अभी भी हैं और काफी फेमस हैं। तो इनका ही कहना था कि ये बहुत पक्के डार्विनिस्ट हैं, मतलब डार्विनिज्म पे बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका ये कहना है कि न्यू फैक्ट्स मे कम टू लाइट व्हिच विल फोर्स आवर सक्सेसर्स ऑफ 21st सेंचुरी टू अबैंडन डार्विनिज्म और मॉडिफाई इट बियॉन्ड रिकॉग्निशन। कि वो भी ये कहते हैं, हालांकि वो बड़े पक्के डार्विनिस्ट हैं। हम ये देखते हैं कि जो साइंटिस्ट डार्विनिस्ट है ना, वो थोड़े कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ये आम पॉपुलेशन में लोग पाए जाते हैं वो बहुत पक्के हैं, मतलब वो अपनी बात से हटते नहीं है। लेकिन इवन प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस जो कि बड़े पक्के डार्विनिस्ट हैं, वो भी ये कहते हैं कि 21st सेंचुरी में ऐसा हो सकता है कि हमारी जनरेशन जो है वो डार्विनिज्म को छोड़ दें, या वो कहें कुछ और थ्योरी थी, या इसको इतना ज्यादा मॉडिफाई कर ले कि वो पहचान भी ना आए, ठीक है। ये प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस का कहना है। हमारे यहाँ एक आइडिया पाया जाता है कि एवोल्यूशन जो है ना, ये सिर्फ कंजर्वेटिव या रिलीजियस लोग जो है उसको वही डिनाई करते हैं। ये एक आइडिया बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग है कि जो ये रिलीजियस लोग हैं वो बैकवर्ड्स हैं और ये इसलिए एवोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन आज जब देखेंगे कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो भी डार्विनिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो हमारी किताबों में डार्विनिज्म पढ़ाया जाता है ना, वो बिल्कुल ऐसे फैक्ट की तरह पढ़ाया जाता है कि नहीं ऐसी बात है, और हमें वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं बताए जाते हैं जो कि एकेडमिक लेवल पे हो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स इस बात पे पाए जाते हैं साइंटिस्ट में भी, जो जिनको हम इंटेलेक्ट्स कहते हैं उनमें भी। और जो चार्ल्स डार्विन है जिसने डार्विनिज्म प्रपोज की थी, उसका आप लेटर देखें, उसने अपने दोस्त थॉमस थॉम्पटन को 19th सेंचुरी में लेटर लिखा, जो आयरलैंड से होकर आया। तो उसने क्या लिखा कि I do not have proof as far as my theory of evolution is concerned. There are missing links, but it helps me in classification in embryology and morphology. इवन चार्ल्स डार्विन जो था जिसने ये प्रपोज किया था, वो भी अपने दोस्त को लिख के यही कह रहा है, आपको लेटर इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, कि वो कह रहा है कि मेरे पास भी प्रूफ नहीं है सच इसके बारे में कोई सॉलिड, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारे मिसिंग लिंक्स हैं, मैं कुछ चीजें समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये मुझे एम्ब्रियोलॉजी में और मॉर्फोलॉजी में हेल्प कर रहा है, इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन उसके पास खुद भी इतने प्रूफ नहीं थे। चार्ल्स डार्विन खुद कह रहा है थॉमस थॉम्पटन को। अच्छा, डार्विन ने कहा था लाइफ इज क्रिएटेड फ्रॉम वाटर, ये सूरह अंबिया वर्स नंबर 30 में आता है। हम इसके साथ टोटली एग्री करते हैं। कुरान भी यही कहता है कि हर चीज जो है वो पानी से बना है। ऐसा नहीं है कि हमें डार्विन से कोई प्रॉब्लम है, डार्विन ने जो बात सही की है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं बिकॉज इट मैचेस विद द कुरान। तो लेकिन एवोल्यूशन में वो बात गलत कर रहे हैं, इसलिए हम वहां पर से डिसएग्री करते हैं। और if evolution really happened, then why we can see it today, why it has stopped, why no more apes change into human? ये भी एक पॉइंट है कि अगर एवोल्यूशन एक्चुअली में हुआ था तो आज जूज में या म्यूजियम्स में ऐसी हमें स्पीशीज क्यों नहीं मिलती हैं जो कि एप्स या मंकीज और ह्यूमन के दरमियान की हैं? हमें ऐसी स्पीशीज क्यों नहीं मिलती हैं म्यूजियम्स में या जूज में कि जो ह्यूमंस और एप्स के दरमियान हो? हमें ऐसी नहीं मिलती हैं। तो क्या मतलब एवोल्यूशन स्टॉप हो गई है?
और स्पेशलिस्ट ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी भी ये कहते हैं कि इट इज अब्सर्ड टू थिंक ह्यूमंस डेवलप फ्रॉम एप्स। ये मोलिकुलर बायोलॉजी के स्पेशलिस्ट का कहना है। और हमारे पास हमारी किताबों में पढ़ाया इसलिए जा रहा है बिकॉज हमारे पास कोई अल्टरनेटिव थ्योरी नहीं है, मतलब किसी ने अल्टरनेटिव थ्योरी ऐसे इतनी प्रिवेलिंग थ्योरी किसी ने पेश नहीं की है जिसकी वजह से अब हमारे पास और कोई चीज नहीं है, तो यही बस पढ़ाई जाओ। तो लेकिन अगर इफ मुस्लिम साइंटिस्ट कैन कम अप विद सम गुड थ्योरीज तो मे बी वी कैन रीड देम। अच्छा, scientists also says that there is no link between Ostracoderm, Neanderthal and Cro-Magnon। अच्छा, तो ये 3 स्टेजेस हैं इवोल्यूशन में कि इस तरह डेवलप होता है, इस तरह डेवलप होता है और फिर क्रो-मैग्नॉन बनता है। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि इनके दरमियान कोई लिंक नहीं बनता, ये 3 जो स्पीशीज हैं इनके दरमियान कोई लिंक बनता ही नहीं है। और जो ग्रासी था ये भी he held the chair of evolutionary I think so department in Paris, right? तो उसने ये कहा था ग्रासी ने कि it is letting your imagination run too wild to assume based on few strategies on vestiges of skeleton to think that we have been created from apes। बेसिकली एवोल्यूशन की स्टडी होती कैसी है कि वो जो स्केलेटन्स है ना पुराने उनको लेके स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे कहते हैं कि हाँ ये इससे हमें पता चल रहा है कि हम शायद पहले बंदर थे या एप्स थे। तो लेकिन ग्रासी का ये कहना है, ये भी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, इसका ये कहना है कि ये बहुत ही अजीब बात है अगर हम सिर्फ वेस्टेजेस ऑफ स्केलेटन को, उनकी जो ट्रेसेस हैं स्केलेटन को, उनको स्टडी करके कहें कि वी हैव बीन क्रिएटेड फ्रॉम एप्स, मतलब कोई ऐसा वैलिड एविडेंस के बगैर कहना इट इज नॉट राइट। और जो चार्ल्स डार्विन था ना, जो डार्विनिज्म है ना ये एथिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। जो एथिस्ट हैं जो किसी भी गॉड पे यकीन नहीं रखते हैं वो डार्विनिज्म को एज अ टूल यूज करते हैं अपने वो एथिज्म को प्रमोट करने के लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि मोस्ट ऑफ द लाइफ चार्ल्स डार्विन जो था वो एथिस्ट नहीं था। जब उसने अपना ये डिस्कवरी की थी ना, ये डार्विनिज्म पेश की थी, तब भी वो गॉड के अंदर यकीन रखता था। ये जो जिस बुक में उसने डिस्कवरी पेश किया ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसके बिल्कुल एंड पे आप जाएं तो आपको वहां पर क्रिएटर का जिक्र मिलता है, ठीक है। वो कहता है मेरा कोई क्रिएटर से ऐसा नहीं है कि मैं कोई एथिस्ट हूँ, ठीक है। लेकिन लास्ट 10 इयर्स में क्या हुआ, ही बिकेम एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक वो होता है जो कि कंफ्यूज होता है, वो ना ही कहता है कि गॉड है ना ही वो कहता है कि गॉड नहीं है, मतलब वो कहता है कि अननोन फैक्ट है। तो तब भी वो एथिस्ट नहीं हुआ, लास्ट 10 ईयर में एग्नोस्टिक हुआ। उसकी रीजन क्या थी, साइंटिफिक रिसर्च उसकी रीजन नहीं थी। उसकी रीजन ये थी कि उसने अपनी लाइफ में इतनी सफरिंग्स का सामना किया था, इतनी उसको तकलीफ पहुंची थी कि उसके बाद वो कहता था कि गॉड इज देयर देन व्हाई इज दिस सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, कि अगर अल्लाह ताला है तो फिर सफरिंग क्यों है। वो इस बात पे एग्नोस्टिक हुआ था, एथिस्ट कभी नहीं हुआ। तो ये जो डार्विनिस्ट जो हैं, जो अब के डार्विनिस्ट हैं, वो एथिज्म को प्रमोट करने के लिए डार्विनिज्म यूज करते हैं। तो दिस इज नॉट राइट बिकॉज चार्ल्स डार्विन वाज नॉट एन एथिस्ट। हाँ, और डार्विनिज्म ये कहा जाता है कि जो मुसलमान है वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म को फॉलो क्यों नहीं करते हैं। तो ये हमें बात जान लेनी चाहिए कि कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ थ्योरीज, कुरान इज अ बुक ऑफ फैक्ट्स। कुरान में पक्के हकाइक होते हैं, उसमें थ्योरीज नहीं होती हैं, इसलिए कुरान जो है वो थ्योरी से डार्विनिज्म थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा, थर्ड वे एवोल्यूशन। थर्ड वे एवोल्यूशन क्या है, मुस्लिम कैन कंसीडर डार्विनिज्म एज वर्किंग मॉडल बट नॉट द ट्रुथ। अच्छा, थर्ड वे एवोल्यूशन पहले बात कर लेते हैं कि आप नेट पे सर्च बेशक कीजिएगा, इस क्लास के बाद एक साइट है थर्ड वे एवोल्यूशन। ये बेसिकली दुनिया भर से बेहतरीन साइंटिस्ट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसे वो कहते हैं थर्ड वे एवोल्यूशन। और उनका मानना क्या है कि डार्विनिज्म इज इनकरेक्ट। वो कहते हैं डार्विनिज्म जो है कि वी वर क्रिएटेड फ्रॉम एप्स, या हम पहले कुछ और थे और इवॉल्व करके हम इंसान बन गए, वो इस बात को बिल्कुल इनकरेक्ट कहते हैं, इसलिए वो और रिसर्चेस कर रहे हैं एवोल्यूशन पे, ठीक है। और मुस्लिम्स कैन कंसीडर डार्विनिज्म एज वर्किंग मॉडल्स बट नॉट द ट्रुथ। वी कैन एक्सेप्ट ऑल साइंटिफिक मॉडल्स आर वर्किंग मॉडल्स बट नॉट द ट्रुथ। कि हम लोग साइंटिफिक मॉडल्स को एक्सेप्ट करते हैं इनको, लेकिन एज अ वर्किंग मॉडल। हम ये नहीं कहते कि दे आर एब्सोल्यूट ट्रुथ या दे आर कंक्रीट नॉलेज, नो, दे आर वर्किंग मॉडल्स। इन पे काम हो रहा है, इन पे काम किया जा सकता है और फ्यूचर में शायद इन पे काम कर करके हक सामने आ जाए, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं बट एज अ वर्किंग मॉडल। लेकिन ट्रुथ हमारे पास कुरान है। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। ये चीज बहुत ज्यादा है कि हालांकि थ्योरी और लॉ को हमारी बुक्स में भी डिफरेंशिएट किया गया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एकेडमिक लेवल पे ये उनका कहना है सिर्फ कि थ्योरी जो है वो फैक्ट होती है, ठीक है, ये उनका कहना है। ये बहुत ज्यादा चीज है कि थ्योरी जो होती है वो फैक्ट ही होती है। अच्छा, ये 3 चीजें हैं, इनको देख लेते हैं पहले हम लोग। हाइपोथेसिस, पहले जो साइंटिस्ट होता है वो ऑब्जर्वेशंस लेता है। ये मैं आपको पहले बुक वाली बातें बता रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी
कि थ्योरी फैक्ट क्यों नहीं हो सकती है, साइंटिस्ट का कहना क्यों गलत है। अच्छा, हाइपोथेसिस क्या होता है? ऑब्जर्वेशंस एक साइंटिस्ट लेता है और उसके ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक एक अपने से स्टेटमेंट देता है कि, और वो स्टेटमेंट इट मे बी ट्रू एंड इट मे नॉट बी ट्रू, और ये हाइपोथेसिस है। थ्योरी क्या है कि उस हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और वो थ्योरी जो हाइपोथेसिस है वो सही साबित हो जाता है। और उस हाइपोथेसिस के सही साबित होने के बाद उसे और हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, और वो भी दे आर सपोर्टेड बाय टेस्ट्स या एक्सपेरिमेंट। तो उसको उस ओरिजिनल हाइपोथेसिस को हम थ्योरी कह देते हैं, ठीक है। लॉ क्या है कि जब इवन इन द केस ऑफ थ्योरी, जो सर्चिंग है, जो टेस्टिंग है, वो जारी रहती है। जो साइंटिस्ट हैं वो चैलेंज के तौर पर इसे लेते हैं कि वो थ्योरी को डिस्प्रूव करें, गलत साबित करें, लेकिन अगर थ्योरी डिस्प्रूव ना हो तो वो लॉ बन जाती है। इसलिए थ्योरी और लॉ में फर्क है। लॉ मे बी अ फैक्ट, बट लॉ इज अ फैक्ट, लेकिन थ्योरी इज नॉट अ फैक्ट। अच्छा, तो philosopher of biology, Hugo Nathist, he writes, you can have successful theories which are not true, and sometimes false theories or models were better than true ones. वो कहता है कि कुछ थ्योरीज ऐसी भी रही हैं जो सक्सेसफुल रही हैं, ठीक है। मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है, ये सक्सेसफुल थ्योरी थी, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी ने इसको रिप्लेस कर दिया। तो क्या हुआ? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी फेल्ड, इट वाज अ सक्सेसफुल थ्योरी, लेकिन ये गलत साबित होगी, उसको रिप्लेस कर दिया आइंस्टाइन लॉ ऑफ ग्रेविटी ने, ठीक है। तो सक्सेसफुल थ्योरीज जो होती हैं वो जरूरी नहीं है वो सच हो, जैसे कि हमने देखा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो गलत साबित होगी। तो तो ये सक्सेसफुल थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि ट्रू हो, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत सारी थ्योरीज फॉल्स हो जाती हैं, लेकिन दे आर बेटर देन ट्रू वंस। और क्वांटम मैकेनिक्स, और अब मैं थोड़ा सा इसमें और एक्सप्लेन कर दूंगी कि व्हाई सक्सेसफुल थ्योरीज आर नॉट ट्रू। दो थ्योरीज हैं, क्वांटम मैकेनिक्स एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में किसी भी फिजिसिस्ट से पूछना, किसी भी, वो ये कहेगा कि इट इज अ वैलिड थ्योरी एंड इट्स प्रेडिक्शंस आर कंफर्म्ड, ठीक है, वो कहेगा बिल्कुल ठीक थ्योरी। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी उसी साइंटिस्ट से या उन्हीं सब साइंटिस्ट से दोबारा पूछ लें, वो कहेगा इट इज अ वैलिड थ्योरी एंड इट्स प्रेडिक्शंस आर कंफर्म्ड। वो कहेगा ये दोनों थ्योरीज जो है ये वैलिड है, लेकिन मजे की बात यहाँ पर ये है कि ये दोनों थ्योरीज जो है ये आपस में कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। मतलब ये दोनों बिल्कुल नहीं मिलती हैं। ये एक ही बारे में, स्पेस टाइम के बारे में बात करती हैं, बट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। जब ये एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं, सो बोथ ऑफ देम आर सक्सेसफुल, लेकिन दोनों ट्रू तो नहीं हो सकती है ना। मतलब ट्रू तो कोई एक ही है इनमें से, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं तो कोई एक तो ट्रू हो गया। तो हम ऐसे देखते हैं कि सक्सेसफुल थ्योरीज आर नॉट ट्रू समटाइम्स, बिकॉज क्वांटम थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोथ आर सक्सेसफुल, बट दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है। A common example of three trunks talking about evolution, इसमें क्या था कि ये एग्जांपल शायद आपने अपनी बुक्स में पढ़ी हो, ये टेक्स्ट बुक्स में बहुत ज्यादा कॉमन होती है। एक साइंटिस्ट था कैपेबल, उसने एक्सपेरिमेंट किया था। ये नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन पे बात हो रही है, मतलब एवोल्यूशन इज मेनली बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। उसने क्या कहा था कि जो ट्रीज थे ना, ट्रीज के ट्रंक्स जो थे वो इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन से पहले व्हाइट हुआ करते थे, ठीक है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्योंकि धुआं वगैरह आया और चेंजेस हुई, तो जो ट्रीज ट्रंक है वो ब्लैक हो गए। ट्रीज ट्रंक्स जो है वो ब्लैक हो गए, ठीक है। और अब वो कहता है कि उन ट्रीज ट्रंक पे, ब्लैक ट्री ट्रंक पे, ठीक है, आप देखते हैं वहां पर कहता है मोथ थे, कीड़े थे, व्हाइट मोथ एंड ब्लैक मोथ। तो स्पैरो जब उन्हें खाने के लिए आती थी ना, तो वो व्हाइट मोथ को तो खा लेती थी, ब्लैक को नहीं खाती थी, बिकॉज ट्रंक वाज ब्लैक, ट्री का जो ट्रंक था वो ब्लैक था, ठीक है। और उसके ऊपर व्हाइट मोथ थे, ब्लैक मोथ थे। स्पैरो जब मोथ खाने के लिए आती थी तो वो व्हाइट मोथ को खा लेती थी और ब्लैक मोथ बच जाते थे। इवेंचुअली क्या हुआ, पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक मोथ ग्रू, ठीक है, वो बढ़ गई। तो ये ऐसे एग्जांपल देता है नेचुरल सिलेक्शन की, बिकॉज ब्लैक मोथ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो उसका कलर था, इट सूटेड विद द एनवायरनमेंट। तो ये रह गया, और जो लेस बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले थे, जो कि व्हाइट मोथ थे, जो कि एनवायरनमेंट के साथ सूट नहीं कर रहे थे, वो खत्म हो गए। और ये एग्जांपल बहुत ज्यादा दी जाती है। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ इसमें, ये एग्जांपल ये फाइंड किया जा चुका हुआ है कि इट वाज अ कंप्लीट फ्रॉड, ये कंप्लीट फ्रॉड था। और ये साइंटिस्ट ने जाके जो चेक किया और उसकी पिक्चर्स चेक की हैं जो उसने दी थी, ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। उसने ये सारा कुछ मतलब खुद प्लॉटेड जो चीज होती है ना, ये प्लॉटेड था, और ये एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर स्टीफन जे गोल्ड,
ओके, स्टीफन जे गोल्ड जो है ये भी एथिस्ट है। यहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट आपको बताए जा रहे हैं ये सारे एथिस्ट हैं, कि अगर कोई नॉन मुस्लिम सुने तो वो ये ना कहे कि ये अगर ये बायस्ड बात कर रहा है, क्योंकि क्रिश्चियंस जो है वो भी एवोल्यूशन के खिलाफ है और मुस्लिम्स भी एवोल्यूशन के खिलाफ है। तो नॉन अगर क्रिश्चियन या मुस्लिम स्कॉलर बात करेगा, साइंटिस्ट बात करेगा तो वो कहेंगे दे आर बायस्ड, लेकिन ये तो सारे एथिस्ट हैं। ये सारे जो मैंने जिक्र किए सब एथिस्ट हैं। स्टीफन जे गोल्ड इज आल्सो एन एथिस्ट बायोलॉजिस्ट, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। वो कहता है इफ अ स्टोरी इज कंसिस्टेंट इट डजंट मीन इट इज ट्रू, कि अगर एक कहानी को बार-बार सुनाया जा रहा है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि सच है। जैसे डार्विनिज्म की कहानी बार-बार बताई जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है तो इट इज ट्रू। तो if a story is consistent it doesn't mean it is true, स्टीफन जे गोल्ड कहता है। रिचर्ड लेवेंटन है, ये भी एक एथिस्ट है। ये कहता है कि जो वो हैं डार्विनिज्म है, दे आर जस्ट सो स्टोरीज, ठीक है। ये जस्ट सो स्टोरीज के पीछे काफी बड़ा बैकग्राउंड है, शायद आप सर्च करिए, मैं जिक्र कर दूं। अच्छा, तो वो ये है कि जब अमेरिका में बचपन में छोटे छोटे बच्चों की ना किताब होती थी जिसे कहते हैं जस्ट सो स्टोरी, और उसमें ना बहुत ही अनबिलीवेबल किस्म की स्टोरीज होती थी, बहुत फिक्शन किस्म की, जो कि ऊपर बिल्कुल ही जो रियलिटी फॉर फ्रॉम रियलिटी, वो उन्हें उसका नाम था जस्ट सो स्टोरीज, स्टोरी बुक का नाम था। तो उसने डार्विनिज्म के बारे में स्टीफन जे गोल्ड ने भी और रिचर्ड लेविंटन ने भी डार्विनिज्म के बारे में जस्ट सो स्टोरीज का वर्ड यूज किया है कि सिर्फ कहानियां हैं। इन दोनों के यूज करने के बाद ना ये टर्म अब बहुत ज्यादा एवोल्यूशनरी फील्ड में काफी फेमस हो गई है, ये काफी यूज होती है जस्ट सो स्टोरीज वाली टर्म। मार्गुलिस, अच्छा, मार्गुलिस का कहना था कि शी सेड कि जो एवोल्यूशन है, डार्विनियन एवोल्यूशन नहीं, एवोल्यूशन सच, उसने कहा था कि एवोल्यूशन जो है, जो नेचुरल सिलेक्शन है, ये प्रिजर्वेशन करती है, क्रिएशन नहीं करती है। मैं आगे टू टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसका कहने का क्या मतलब था कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो प्रिजर्वेशन करती है इंडिविजुअल्स की, बट नॉट क्रिएशन। दो टाइप की नेचुरल सिलेक्शन होती है। पहली तो वो जो कि डार्विन का कहना था कि क्रिएशन एज अ क्रिएटिव फोर्स, ठीक है। उसका ये कहना था कि जो नेचुरल सिलेक्शन एज अ क्रिएटिव फोर्स उसे समझता था कि एक चीज की बात कोई और ही चीज बन गई है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन को दूसरी तरह, जिसके बारे में मार्गुलिस ने बात की थी, कि वो कहती है कि अगर काफी सारे, मतलब उसने नहीं यही कहा, ये कहा, उसके कहने का मतलब ये था, जब उसने कहा ना कि नेचुरल सिलेक्शन का मतलब प्रिजर्वेशन है, क्रिएशन नहीं है, तो उसका कहने का मतलब ये था कि बहुत सारे रोजेज हैं, ठीक है, फ्लावर्स हैं बहुत सारे, उनमें से जो फिटेस्ट है, जो सबसे सही है, इट विल सर्वाइव। ये तो इट्स अ नॉन फैक्ट। और अगर ह्यूमंस भी हैं, उनमें से जो फिटेस्ट है वो ज्यादा अर्से के लिए सर्वाइव करेगा, और कि जो बीमार हैं वो मर जाएंगे। तो वो ये बात करती है कि ये वाली नेचुरल सिलेक्शन ठीक है, वो तो समझ आती है आपकी बात कि ज्यादा सारे रोजेस हैं, उनमें से जो फिटेस्ट है इट सर्वाइव, ये बात समझ आती है। लेकिन वो ये कहती है कि जो नेचुरल सिलेक्शन एज अ क्रिएटिव फोर्स की एक चीज के बाद कोई और ही चीज बन गई है, शी सेड दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, 1858 से लेके 2000 रॉयल साइंस सोसाइटी में डार्विन ने अपनी जो ये थ्योरी है, ये थ्योरी इसने वहां पर पेश की थी, और 1858 में जिसकी बातें पब्लिश हुई है सब रॉयल साइंस सोसाइटी में। 2016 में रॉयल साइंस सोसाइटी में ही एक कॉन्फ्रेंस हुई इसी टॉपिक पे, और तब भी एक बहुत बड़ा ग्रुप जो था जो कहता था डार्विन इज राइट, और एक बहुत बड़ा ग्रुप जो था जो कहता था डार्विन इज रॉन्ग। तो मतलब इतने साल गुजरने के बाद भी ये प्रूव नहीं हो सका कि वाज डार्विन राइट और रॉन्ग। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह क्रिएट्स व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो। ये आप एवोल्यूशनिस्ट से सुनेंगे, वो आपको बहुत सारी स्पीशीज बताएंगे होमो की, जिससे जो इंसान है वो रिलेट करता है। अच्छा, जिससे जो इंसान है वो रिलेट करता है, तो वो आपको बहुत सारी स्पीशीज बताएंगे। तो ये सारी स्पीशीज जो हैं मे बी ये एग्जिस्ट करती हों, लेकिन ये लिंक नहीं करती हैं कहीं से ह्यूमन को। जो अब हम आगे भी पढ़ेंगे, जो कि कार्लस लिनियस है, उसने स्पीशीज को क्लासिफाई किया था, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा था कि ये स्पीशीज आपस में एक दूसरे से लिंक करती हैं, कि पहले ये था उसके बाद ये बन गया, उसने ऐसी कभी बात नहीं की। तो हम मे बी होमो इरेक्टस एग्जिस्टेड। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह क्रिएट्स व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो। हमें नहीं पता, अल्लाहु आलम, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम पहले बंदर थे या हम ऐसे पहले कुछ थे। दिस इज नॉट राइट, ठीक है। तो और उसके अलावा एवोल्यूशनिस्ट ये भी कहते हैं कि आपकी किताब में डायनासोर्स का क्यों नहीं जिक्र है।
तो और एक और ये भी कहा जाता है कि आपकी किताब में ग्रेविटी का क्यों नहीं जिक्र है। तो एक बात हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि कुरान इज अ बुक ऑफ साइंस, SIGNS, साइंस, निशानियां। इट इज नॉट द बुक ऑफ साइंस। ये साइंस की किताब नहीं है, ना ये स्पीशीज की किताब है जिसमें ढेर स्पीशीज के नाम आ जाएं। ये साइंस की किताब है। अल्लाह ताला ने डिफरेंट फील्ड से हमें साइंस दे दी है कि अब ढूंढो अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला की मार्फत ढूंढो, तुम्हारा अल्लाह ताला को पहचानो। तो ये हमें समझ लेना चाहिए, कुरान इज अ बुक ऑफ साइंस, नॉट साइंस। मतलब SIGNS वाली है और SCIENCE वाली नहीं है, ठीक है। फिर इवन द फादर ऑफ एथियज्म भी ये कहता है कि साइंस कुड नॉट प्रोवाइड यू एब्सोल्यूट ट्रुथ। जो एथिस्ट होते हैं वो बड़े साइंस बेस्ड होते हैं ना, तो वो भी ये कहते हैं कि साइंस कुड नॉट प्रोवाइड यू एब्सोल्यूट ट्रुथ। और डार्विन ने अपेंडिक्स के बारे में भी एक बात की थी कि ये ऐसा बायोलॉजिकल ऑर्गन है जो कि जिसका कोई फंक्शन नहीं है, यूजलेस है, नाउजुबिल्लाह सेड दैट। तो लेकिन हम देखते हैं अब मॉडर्न रिसर्चेज आ रही हैं जो कि हमें दो फंक्शंस ऑफ अपेंडिक्स बता रही हैं। तो डार्विन की एक बार यहाँ पर भी गलत हो गई है। अब हम लोग कंक्लूजन की तरफ शायद जा रहे हैं, खत्म हो रहा है। हमारे पास दो बुक्स हैं, कलाम अल्लाह और यूनिवर्स, ठीक है। और इन दोनों, इमाम जौजी कहते हैं ये, ठीक है, कलाम अल्लाह यूनिवर्स है, और इन दोनों को पढ़ना जरूरी है इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इब्न हातम या इब्न हाजम भी कहते हैं, ये कहते हैं, ये अर्ली मुस्लिम साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स में से एक थे। ये कहते हैं कि आई स्टडी साइंस टू गेट क्लोजर टू माय लॉर्ड। और इमाम जोजी ने भी हमें इंकरेज किया कि यूनिवर्स को स्टडी करें। पता नहीं मैंने बात आपसे पहले जिक्र की है कि नहीं, शुरू में इमाम एक और थे, उनका ये कहना था कि अगर आप लॉजिक्स और रीजनिंग को देख के कुरान तक पहुंचे हैं, इस्लाम तक पहुंचे हैं, यू से दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ, उसके बाद आप कुरान को खोलते हैं और कुछ बातें आपको बीच में समझ नहीं आती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आवर विजडम इज लिमिटेड, ठीक है। तो हमें कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं और फिर आप सिर्फ उन चंद चीजों के बेसिस पे कहो कि आप डिनाई कर दो कुरान को, इसका मतलब ये आप अपनी अकल को डिनाई कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप उसी अकल के जरिए तो किताब तक पहुंचे हो और उसमें से आप एक दो चीजें करके आपको कुरान इज नॉट राइट, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी अकल को डिनाई कर रहे हो। जिनका एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा उन इमाम का, लेकिन उन इमाम का कहना है कि ये जो रैशनलिस्ट होते हैं, दे आर नॉट एक्चुअली रैशनलिस्ट, दे आर एंटी रैशनलिस्ट। जो कहते हैं हम बड़ी रीजनिंग पे बात करते हैं, ये उनके नजर में ये लोग लॉजिकल लोग नहीं है। और डार्विनिज्म हैज नाउ बिकम अ रिलीजन, दैट इज द रीजन इट इज प्रिवेलिंग। तो मुझे अगर बता सकता है कि टाइम कितना रह गया है प्लीज। डार्विनिज्म हैज नाउ बिकम अ रिलीजन, दैट इज द रीजन इट इज प्रिवेलिंग, कि डार्विनिज्म अब रिलीजन का कायदा बन गया हुआ है कि अब ये साइंस नहीं सिर्फ रही है और एक रिलीजन है, और लोग बड़े अग्रेसिव होते हैं इसके बारे में कि अगर इसके बारे में कुछ कह दो कि ये नहीं राइट है तो वो आगे से कुछ बुरा रिएक्शन देते हैं। और दूसरी बात ये भी कि एक साइंटिस्ट था, नहीं डार्विनिस्ट था, सच ऐसे आगे आएगा, डार्विनिस्ट था, उसने कहा था कि जो डार्विन, वो खुद भी डार्विनिस्ट था, बाद में उसने डार्विनिज्म को छोड़ दिया था और उसने ये खुद कहा था कि जो डार्विनिस्ट होते हैं ये एविडेंस से ज्यादा बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो कहना है साइंटिस्ट का कि इट हैज नाउ बिकम अ रिलीजन, एक बुक भी है माइकल रूस की, डार्विनिज्म एज रिलीजन, ठीक है। तो इसलिए और लोग बहुत एग्रेसिव हैं इस बारे में, इसको लेके बहुत वो टची हैं कि डोंट से एनीथिंग रॉन्ग अबाउट इट। तो और इसकी रीजन क्या है कि एथिज्म इससे बहुत ज्यादा फ्लोरिश किया, हालांकि कोई सेंस नहीं बनती एथिज्म क्यों फ्लोरिश किया, कि अब एवोल्यूशन में ऐसी बात नहीं है कि देयर इज नो बिगनिंग, एवोल्यूशन में कहते हैं देयर इज अ बिगनिंग। एथिज्म तो तब आए ना जब वो कहें कि देयर इज नो बिगनिंग, जैसे उन्होंने यूनिवर्स वाली बात में की थी। और लेकिन ये हुआ है कि डार्विनिज्म से एथिज्म बहुत ज्यादा फ्लरिश किया, लिबरलिज्म बहुत ज्यादा फ्लरिश किया, और डार्विनिज्म को कहा जाता है रिलीजन विदाउट रेवोल्यूशन। अच्छा, we will keep on believing in miracles although the whole world laughs on us के समय आना व आता आना, हम देख चुके हैं बहुत से चीजें हैं वो प्रूव हो चुकी हैं साइंस की लाइफ में, और कुछ चीजें अगर हमें नहीं समझ आ रही हैं तो इसका मतलब ये हमारा विजडम लिमिटेड है, हम अब हमें सब कुछ नहीं पता है। जब 4 साल पहले इंसान और हम में बहुत ज्यादा फर्क है, इंसान टाइम के साथ साथ प्रोग्रेस करता है, टेक्नोलॉजी बनती है, इंसान और सीखता है। अभी हम लोग ये नहीं कह सकते हमें सब कुछ पता है तो हमें जो समझ नहीं आ रहा तो रॉन्ग क्रॉस कर दो, ऐसे नौजुबिल्लाह नहीं होता है। जो चीजें समझ नहीं आती है उसको अपनी अकल की कमी समझ के हमें मान लेना चाहिए, समझना व आना। डोंट बी शाई ऑफ इस्लाम, इस्लाम पे शर्मिंदा मत हो कि नहीं नहीं हमारे कुरान में ऐसा नहीं है, इसको हम साइंस के साथ फिट करेंगे, हमें नहीं साइंस के साथ फिट होने की जरूरत है, हमारा इस्लाम बिल्कुल परफेक्ट है, इट इज द बेस्ट रिलीजन, द बेस्ट बुक, तो ये जैसा है इसको ऐसा ही रहने देना हमें।
और ये बहुत मजे की लाइन मुझे लगी थी कि इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन ऑफ फैशन, इट इज अ रिलीजन ऑफ ट्रेडिशन एंड द ट्रेडिशन इज 1400 years ago and we will keep saying ला इलाहा इल्लल्लाह। ये फैशन का रिलीजन नहीं है कि ये टाइम के साथ चेंज होता रहे, ये ट्रेडिशन का रिलीजन है, द ट्रेडिशन इज 1400 years old। और साइंस इज बेस्ड ऑन इंडक्शन, एक और भी साइंस की बात ये ऐड करती है। साइंस जो है इंडक्शन पे बेस होती है, जो कि ऑब्जर्वेशन होती है और लिमिटेड ऑब्जर्वेशन होती है, मतलब शायद आपने बुक्स में पढ़ा होगा इफ देन वाली चीज होती है, डिडक्टिव रीजनिंग इंडक्टिव रीजनिंग इफ देन वाली। कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मीरपुर में स्वॉन्स जो हैं, पता नहीं मीरपुर में स्वॉन्स हैं कि नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल मीरपुर में स्वॉन्स जो हैं वो सब वाइट हैं, क्योंकि मैंने मीरपुर में ऑब्जर्वेशन किया है कि सारी स्वॉन्स जो है यहाँ पर वाइट हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ इफ स्वॉन्स इन मीरपुर आर वाइट देन swans of whole world is white, ठीक है। ये मैंने अपना हाइपोथेसिस दिया है ये समथिंग। तो उसके बाद मैं जाती हूँ इस्लामाबाद, वहां पर मैं एक ब्लैक स्वान देख लेती हूँ। तो फिर मैं कहती हूँ नहीं मैं अपनी थोड़ी सी मॉडिफाई करना चाहूंगी, ठीक है, फिर मैं मॉडिफाई कर लेती हूँ। तो फिर मैं मुल्क से बाहर चली जाती हूँ और वहां पर मैं कोई और कलर की स्वान देख लेती हूँ, फिर मैं उसे मॉडिफाई कर लेती हूँ। जो साइंस है बेसिकली इंडक्शन पे बेस्ड है, और इसमें जब टेस्टिंग भी होती है तो लिमिटेड ऑब्जर्वेशन पे टेस्टिंग होती है। तो हम इंडक्शन बेस्ड चीजों पे ये नहीं कह सकते इट इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। हमें पता है द वर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज एब्सोल्यूट ट्रुथ, और हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ रिलीजियस सर्कल में ही नहीं बल्कि इवन उनके सर्कल्स में भी ये जो एवोल्यूशन है उस पर वो डिसएग्री करते हैं। आज मेरे ख्याल से हमारा टाइम भी बस खत्म हो रहा है। आई थिंक सो वी शुड वाइंड अप। जस्ट ना मिनट में चेक कर लो मैं कोई पॉइंट तो नहीं मिस कर रही हूँ, तो फिर बस खत्म करते हैं हम लोग। हाँ, एक चीज थी आर्टिफिशियल सिलेक्शन वाली और कार्लस लीनियस वाली, वो बस एक मिनट में हम लोग जल्दी से वो कर लेते हैं वाइंड अप। कि कार्लस लीनियस ने टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन की थी स्पीशीज की, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा था कि स्पीशीज जो है दे आर रिलेटेड। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है उसमें हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराते हैं, मतलब खुद हम चीजों को उनको ब्रीड करवाते हैं ऑर्गेनिजम्स को। अगर हम दो स्पीशीज ऑफ एंट्स को हम ब्रीड करवा रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि उससे हाथी पैदा हो जाए, ठीक है, एक लिमिट होती है। तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन वाली जो थ्योरी है इट डजंट वर्क, ये भी काम नहीं करती है। और टेल बॉर्न का एक फंक्शन ये था कि अगर टेल बॉर्न हमारी ना हो ना तो यू वुड बी पैरालाइज्ड। ये सारे यहाँ पर टेंडेंस वगैरह आपके यहाँ पर ज्वाइन होते हैं, कि टेल बॉर्न ना हो तो ये आप पैरालाइज हो जाएंगे। हम ये नहीं कह सकते अपेंडिक्स या टेल बॉर्न नाउजुबिल्लाह दे आर यूजलेस। आई थिंक सो वी आर डन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।